हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुलोचना बड़ी ही खुशी के साथ अपने छोटे बेटे संजय की शादी एक दीपाली नाम की लड़की के साथ करवाकर उसे अपने घर की बहू बनाकर अपने घर लाती है। नई बहू के घर आने से सभी घर वाले बहुत खुश थे। अगले दिन दीपाली अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म में क्या बनाए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो रसोई में खड़ी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी जेठानी नैना वहाँ आती है और उसे रसोई में चुपचाप खड़ी देखकर हंसते हुए कहती है, देवरानी जी, रसोई में खड़े होकर नाश्ता नहीं बनेगा, नाश्ता बनाओगी तब बनेगा ना। और जल्दी करो वरना अभी थोड़ी देर में सभी लोग नाश्ते के लिए आवाज देने लगेंगे। क्या करूं जेठानी जी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं। मैं तो यहाँ इस घर में नई आई हूँ, मुझे तो इस घर के लोगों की पसंद नापसंद के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए खड़ी हुई थी कि क्या बनाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करूँ। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है देवरानी जी, वैसे भी पहली बार रसोई में कुछ मीठा ही बनाया जाता है, इसलिए तुम एक काम करो कि सबके लिए गाजर का हलवा बना दो। एक गाजर का ही हलवा है जो घर में सबको पसंद है। जेठानी जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी, थैंक यू। आपको पता है मुझे गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाना आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर गाजर फ्रिज में रखा हुआ है, तुम हलवा बनाने की तैयारी करो, मैं तब तक घर के और काम देख लेती हूँ। तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो आवाज देकर बुला लेना। जी जेठानी जी, आप बताइए, मैं बना लूंगी और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगी। दीपाली के कहने पर नैना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दीपाली फ्रिज से गाजर निकालकर घिसना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो हलवा बनाने के लिए कढ़ाई ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पूरी रसोई में कहीं भी कढ़ाई नहीं मिलती। तभी वो रसोई से ही अपनी जेठानी को कई बार आवाज देती है, लेकिन उसकी जेठानी नैना वहाँ नहीं आती। थोड़ी देर बाद वो उसे ढूंढते हुए अपनी सास सुलोचना के कमरे में पहुँच जाती है। तभी उसकी नजर वहाँ अलमारी के सहारे खड़ी उसकी सास की जादुई कढ़ाई पर जाती है और इस बात से अनजान कि वो कढ़ाई उसकी सास की जादुई कढ़ाई है, वो उसे लेकर रसोई में चली जाती है और जैसे ही हलवा बनाने के लिए गैस पर चढ़ाती है तभी उसकी जेठानी वहाँ आती है और गैस पर अपनी सास की जादुई कढ़ाई चढ़ी हुई देखकर वो जल्दी से गैस बंद कर देती है और दीपाली से कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें ये कढ़ाई कहाँ से मिल गई? तुम इस कढ़ाई में हलवा नहीं बना सकती। क्या हुआ जेठानी जी, आपने गैस क्यों बंद कर दिया? एक तो वैसे ही लेट हो गया है मुझे हलवा बनाने में, आप और देर कर रही हैं। मैं देर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कढ़ाई माँ जी की है, तो तुम इसे हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल मत करो, बाकी कुछ भी करो। इस कढ़ाई को सिर्फ माँ जी ही इस्तेमाल करती हैं, बस, वरना माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। क्यों जेठानी जी, ऐसे कौन से सोने चांदी लगे हुए हैं या कोई राज छुपा है इस कढ़ाई में जो अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे तो वो राज सबके सामने आ जाएगा? देखो वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इस कढ़ाई में कुछ मत बनाओ, तुम इसमें हलवा बनाओ और इसे मुझे वापस कर दो, माँ जी के कमरे में रख देती हूँ। नहीं जेठानी जी, अब तो मैं इसी में हलवा बनाऊंगी। दीपाली और नैना अपनी सास की जादुई कढ़ाई से अनजान उसे लेकर आपस में बहस कर ही रही होती हैं कि तभी उसकी सास सुलोचना वहाँ आ जाती है और जादुई कढ़ाई देखकर अपनी बहुओं से कहती है, मेरी कढ़ाई यहाँ कौन लेकर आया रसोई में? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? मैंने पहले ही समझाया है ना कि ये मेरी कढ़ाई है, इसे मेरे सिवा और कोई हाथ नहीं लगाएगा। माँ जी, वो दीपाली को नहीं पता था कि ये कढ़ाई आपकी है और आपके सिवा इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए वो गलती से उठा लाई, उसे कढ़ाई नहीं मिल रही थी ना। छोटी बहू, आज तो तूने ये गलती कर दी, लेकिन आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरी कढ़ाई और इसे मेरे सिवा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, आगे के लिए ध्यान रखना। सुलोचना इतना कहकर अपनी जादुई कढ़ाई लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की ऐसी हरकत देखकर दीपाली को अपनी सास पर शक होता है, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं कहती और अपने सभी घर वालों के लिए दूसरी कढ़ाई में हलवा बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी दीपाली सभी को हलवा खाने के लिए देती है और उसका पति संजय उससे कहता है, क्या बात है दीपाली, हलवा तो सच में बहुत अच्छा बना है। तुमने तो एकदम माँ के हलवे की बराबरी कर ली। सच में हलवा खाकर मजा आ गया।
हाँ दीपाली, संजय बिल्कुल सही बोल रहा है। तुमने तो हलवा बिल्कुल सासू माँ के बनाए हुए हलवे की तरह बनाया है। हाँ ठीक है, हलवा अच्छा है मान लिया, लेकिन मेरे हलवे जैसा नहीं है। चाहे तो मैं अभी गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ, टेस्ट कर लो तुम सभी। माँ बुरा मत मानना, लेकिन सच में ये हलवा ना बिल्कुल आपके हाथों के बनाए हलवे की तरह एकदम टेस्टी है। और आप चाहती है ना तो चेक कर लेते हैं। लाइए आप भी बनाकर हलवा। ठीक है। सुलोचना इतना कहकर रसोई में जाती है, अपनी जादुई कढ़ाई में हलवा बनाकर सबके लिए लेकर आती है और सबको खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही सभी लोग सुलोचना की तारीफ करने लगते हैं। सभी अपनी बात से पलट जाते हैं। ये देखकर दीपाली हैरान हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन वो घर की सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी जेठानी नैना आती है और उससे कहती है, माँ जी 2 साल हो गए मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। अब तो देवरानी जी भी आ गई हैं। वो घर की और आप लोगों की देखभाल कर लेंगी। मैं मायके चली जाऊँ? मेरी माँ मुझे बहुत याद कर रही हैं। बहू, अपने ससुराल में रहो, क्या जरूरत है जाने की। फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। मैं तुम्हारे घर वालों के लिए पेड़े बना देती हूँ, ले जाना। जी माँ जी। सुलोचना इतना कहकर रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद अपनी जादुई कढ़ाई में पेड़े बनाकर अपनी बड़ी बहू के पास आती है और उसे खाने के लिए देकर कहती है, बता बहू कैसे बने हैं पेड़े। और हाँ, जब तेरी पैकिंग हो जाए तो बता दियो। मैं संजय को बोल दूंगी, वो तुझे छोड़ आएगा तेरे मायके। माँ जी रहने दीजिए। वैसे आप सही कह रही थी। मैं क्या करूँगी मायके जाकर? अब तो यही मेरा घर है, मैं मायके नहीं जाऊँगी। अपनी बड़ी बहू की बात सुनकर सुलोचना मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देख रही दीपाली कसर घूमने लगता है। तभी अपनी सास के जाने के बाद वो अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, आप खुद ही अपने मायके जाना चाहती थी और उसके बाद माँ जी के बनाए हुए पेड़े खाते ही आप बदल गई। आपने तुरंत माँ जी की बात मान ली और खुद ही मायके जाने से मना कर दिया। क्यों? पता नहीं देवरानी जी, लेकिन मैं माँ जी की बात को काट नहीं पाई। तो मुझे पक्का यकीन है उस कढ़ाई में कुछ तो है, जिसका बनाया हुआ खाना खाकर माँ जी अपनी सारी बातें मनवा लेती हैं सबसे। मुझे पता करना ही पड़ेगा मेरी सास की जादुई कढ़ाई का राज क्या है। दीपाली अपने मन में इतना सोचकर अपने कामों में लग जाती है। समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय दीपाली सबसे छिपकर अपनी सास की जादुई कढ़ाई चुराकर उसमें सबके लिए आलू की कचौरियाँ और सब्जी बनाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग रात के डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी दीपाली अपनी सास को खाना देते हुए कहती है, माँ जी, अगर आपको मेरा खाना पसंद आया तो आप मुझे इस घर की तिजोरी की चाबी इनाम में देंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है ना बहू, ऐसा नहीं होगा। माँ जी, पहले एक बार आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना तो खाइए। इस बात से अनजान सुलोचना कि वो सारा खाना उसकी जादुई कढ़ाई में बना हुआ है, वो बड़े मजे से खाना खाना शुरू कर देती है। खाने का पहला निवाला खाते ही सुलोचना अपनी कमर से तिजोरी की चाबी निकालकर दीपाली के हाथ में रखते हुए कहती है, वैसे बहू, तू बात तो सही कह रही है। अब तू इस घर की बहू है तो ये तिजोरी की चाबी तेरे पास ही होनी चाहिए। मेरी तो वैसे ही उम्र हो गई है। सुलोचना इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी कही हुई बात को लेकर परेशान होते हुए अपने दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगती है। तभी दीपाली वहाँ आती है और उसे रोकते हुए सारी बातें बताती है कि उसे जादुई कढ़ाई के बारे में सब पता चल गया है, जिसकी मदद से वो सबसे अपनी बात मनवाती थी, जिसे सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं और दीपाली हंसते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। इस तरह से सुलोचना की चाल खुद पर ही उल्टी पड़ जाती है और वहीं दूसरी तरफ दीपाली अपनी सास की जादुई कढ़ाई की मदद से तिजोरी की चाबी पाकर पूरे घर की मालकिन बन जाती है। प्रीति अपने पति से नाराज होकर बैठी हुई थी। उसका पति पीयूष घर पर आकर उसे मनाते हुए कहता है, क्या हुआ पागल? हे भगवान, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करते। करता हूँ यार। बोला था ना मैंने तुमको कि आज जल्दी घर आना, शाम को मूवी देखने चलेंगे। यार ऑफिस में बहुत सारा काम था,
इसलिए नहीं आ पाया। अरे जाओ ना, सारा दिन ऑफिस का काम ही करना होता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कल पक्का चलूंगा। अरे नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, एक नंबर के धोखेबाज हो तुम। अच्छा यार छोड़ो ये सब और खाना दे दो। मैंने नहीं बनाया कोई खाना वाना आज। अरे मुझे लगा था हम बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वहीं खा लेंगे। मैं ऑफिस से थका आया हूँ और अब भूखा सोऊंगा क्या? जैसी तुम्हारी मर्जी, सो जाओ तुम। अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है, काम करके आओ तो महारानी का मुंह ही बना रहता है। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता। पीयूष गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रात को घर से बाहर जाकर अपने लिए मैगी खरीद कर लाता है और खुद ही उसे अपने हाथों से बनाकर और खाकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह पीयूष जल्दी उठकर तैयार हो जाता है और नाश्ता करने के लिए टेबल पर इंतजार कर रहा होता है। जब प्रीति नाश्ता देने नहीं आती तो वो उसे रसोई में जाकर देखता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। वो उसे एक दूसरे कमरे में देखता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होती। और जब वो उसे अपने कमरे में जाकर देखता है तो वो वहाँ पर सो रही होती है। तभी पीयूष गुस्से से एक गिलास पानी लाकर उसके मुंह पर मार देता है, जिसके कारण प्रीति गुस्से से बोलती है, पीयूष पागल हो गए हो क्या? ये क्या तरीका होता है? पागल मैं हूँ या तुम? अरे जब से शादी की है तुमसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या किया है मैंने? अरे तुम्हें होश भी है कि पति के ऑफिस जाने का समय हो गया है, तो कम से कम उसके लिए नाश्ता ही बना दूं। अरे कम से कम जब उठे थे तो मुझे उठा देते, क्या चला जाता तुम्हारा? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है मेरे प्रति? अच्छा 5 मिनट रुको, बना देती हूँ। धन्यवाद आपका। इतना बोलकर पीयूष चला जाता है। तब प्रीति अकेले में रोते हुए कहती है, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करता। ऐसे ही एक दिन पीयूष अपना वॉलेट जेब में से निकालता है तो उसे देखकर वो मन ही मन सोचता है, कल तो 2000 थे और अब बस 500 हैं, बाकी के कहाँ गए? तो जरूर ये काम मेरी उस चुड़ैल बीवी का होगा। प्रीति सब्जी काट रही होती है कि तभी उसका पति गुस्से से उसके पास आता है और फिर बोलता है, ओ मैडम मेरे पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? किसके पैसे? मेरे वॉलेट में 2000 रुपए थे और अब बस 500 हैं, बाकी के कहाँ गए? भाई घर में भी जरूरत होती है पैसों की। ओहो, तो इसलिए इस नासपीटी ने पैसे चुरा लिए। अरे इसमें चोरी वाली बात कहाँ से आ गई? अरे पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे पैसे पर बराबर का हक है मेरा। वाह, पैसे लेने का हक है? अरे जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। मेरी तो जैसे जिंदगी आबाद कर दी है तुमने। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और कुछ दिनों तक बातें भी करनी बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक रात पीयूष एक पर्ची पर लिखता है कि मुझे कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। ये सब लिखकर वो पर्ची प्रीति के तकिए के नीचे रख देता है। थोड़ी देर के बाद जब प्रीति अपना काम खत्म करके वहाँ आती है तो वो पर्ची पढ़ लेती है। अगली सुबह जब पीयूष की आँख खुलती है तो सुबह के 9 बज रहे होते हैं। वो गुस्से से प्रीति के पास जाता है और फिर बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तुम्हें बोला था ना कि 5 बजे जगा देना, जरूरी मीटिंग है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी दिक्कत क्या है? गलती करूँ तब बोलते हो, ना करूँ तब भी बोलते हो, कुछ करूँ तो भी बोलते हो, कुछ ना करूँ तो भी बोलते हो। अरे चाहते क्या हो? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? प्रीति उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है और उसके तकिए के नीचे से एक पर्ची उठाकर उसे पढ़ते हुए कहती है, मेरे प्यारे पतिदेव, सुबह के 5 बज चुके हैं, जल्दी से उठ जाइए। आपने बताया था कि आपको जल्दी ऑफिस जाना है, तो मैंने आपको जगा दिया। अरे मैं तो सोया हुआ था, कैसे जगता? हे प्रभु, कभी किसी को ऐसी पत्नी मत देना। हाँ हाँ, सारी कमियां तो मेरे ही अंदर है। अरे तुम तो सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक परफेक्ट ही परफेक्ट हो। मेरा बॉस अब मुझ पे कल गुस्सा होगा, जिंदगी बर्बाद करने वाली बीवी मिली है। अरे जाओ ना, तुमने तो जैसे मेरी जिंदगी में खुशियों के फूल बीज दिए हैं नए नए। अपनी गलती तो दिखती नहीं। अगर मैंने वो पर्ची नहीं पढ़ी होती तो फिर बोलने का तरीका खुद को नहीं आता, आए बड़े मुझे समझाने वाले। हाँ? दिल तो कर रहा है कि सर फाड़ दूं। जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी, इतना घटिया पति मिला है मुझे। अरे अपना सर फोड़ दूं, ये दिल कर रहा है। फिर ठीक है। ऐसे ही अगली शाम जब पीयूष ऑफिस से घर आता है
तो वो अपने साथ अपने एक दोस्त को भी लेकर आता है। पीयूष के साथ दोस्त को देखकर प्रीति बोलती है, हे भगवान, मैंने बस 2 लोगों का खाना बनाया है और तुम पूरी पलटन उठा कर ले आए। अरे 1 मिनट बात तो सुन लो। अरे क्या सुनूं मैं? यार कम से कम बता तो देते, ऐसे थोड़ी ना होता है, जब चाहे जिसे चाहे मुंह उठाकर ले आओ। अरे 1 मिनट सुन तो लो। क्या सुनूं मैं? और क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे दोस्त? अरे मैं कितनी बेकार बीवी हूँ। और हाँ, सबके सामने मेरी ईमेल डाउन करने के लिए तुम बिना बताए उनको साथ में लेकर आ गए। अरे चुप, एकदम चुप। जब से देख रहा हूँ पटर पटर बोले जा रही है। देख ले भाई, ये होता है शादी के बाद। मैं तो बस इसको अवेयर करने आया था कि शादी मत कर। शादी के बाद ऐसी चुड़ैलों से रोज आमना सामना होगा। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। मैं यहाँ इसलिए इसको लेकर आया था कि शादी से पहले एक लाइव डेमो देख ले मेरे घर आकर कि कैसे क्या होता है। हाँ भाई हाँ, मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही शादी करने की। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुमने मेरी जिंदगी आबाद करी है और मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करी है? अपने दोस्त को ये दिखाना चाहते हो? अरे मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ, जरा आप बताइए, क्या एक पत्नी अपने पति से ही अपनी इच्छाएं बताएगी ना कि पड़ोस वाले शर्मा जी से? हाँ भाई, भाभी भी सही कह रही हैं। तुम मेरी साइड है या इसकी? नहीं भाई, मैं तेरी साइड हूँ और ये मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि शादी के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और मैं कोई शादी नहीं करने वाला। तुम दोनों अभी के अभी घर से बाहर निकलो, और हाँ, आज खाना बाहर ही खाना और घर में मत आ जाना। पर प्रीति, अभी तो तुमने कहा कि मेरे लिए खाना बना है। बना है नहीं, बना था। जो तुमने अपने दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती की है ना, उसको मैं कभी भूलूंगी नहीं। इतना सुनकर पीयूष अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है और रात का खाना बाहर ही खाता है। ऐसे ही एक शाम पीयूष ऑफिस से घर आता है। तभी प्रीति उससे कहती है, मैंने सोच लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। पागल हो गई हो क्या? नहीं, अब समझदार हो गई हूँ, इसीलिए नहीं रहना तुम्हारे साथ। ठीक है, तो लास्ट डिसीजन है तुम्हारा ये? हाँ ठीक है, चलो फिर छोड़ आता हूँ तुमको। हाँ हाँ, सामान रखा है अंदर, ले आओ। पीयूष अंदर जाता है और पहले से ही पैक किया हुआ सामान बाहर लेकर आ जाता है और घर से बाहर निकलकर प्रीति से कहता है, चलो अब। इस घर से मैं नहीं जाऊंगी, और ये सामान और किसी का नहीं बल्कि तुम्हारा है, तो तुम जाओगे यहाँ से। हैं? प्रीति फटाक से दरवाजा बंद कर देती है और पीयूष घर के बाहर सामान लेकर बैठा रहता है और फिर खुद से कहता है, हे भगवान, जिंदगी बर्बाद कर दी इस औरत ने मेरी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जिंदगी बर्बाद करने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो अपने पति को ऐसे ही परेशान करती हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।